गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कूल ब्लडेड बीस्ट के सीज़न 2 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट में हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां पर गुनहू उन दोनों के पास लेटा बुक्स रीड करते हुए पूछता है, तुम श्योर हो कि मुझे बस यही करना होगा? यूहान बोलता है, हाँ, तुम्हें बस यही करना होगा। जिस पर गुनहू बोलता है, अगर सच कहूँ तो मुझे अभी तक ये बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरे नेबर का इतना बेकार लक मेरे आसपास होने से ठीक हो रहा है। वो बोलता है, हाँ, ये थोड़ा अजीब तो है, लेकिन चाहे तुम ये बिलीव करो या नहीं, इसका असर तो हो रहा है। ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे वो गुड लक एनर्जी नजर आ रही थी। गुनहू बोलता है, अच्छा ठीक है, जो भी हो, लेकिन क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे? इसकी वजह से मैं तब से यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा रहेगा कि तुम सभी चीजें ठीक से करो। बोलता है, हाँ ठीक है, तुम बेकार इंसान कहीं कि मैं ऐसा ही करूँगा। गुनहू उड़ते हुए उन दोनों को देखकर क्यूरियोसिटी से पूछता है, क्या सच में इन दोनों के माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? इन्हें देखकर तो लग रहा है जैसे ये बस सिंपली सो ही रहे हूँ। इतने में वो यू को रोते हुए नोटिस करता है, जिसे देखकर वो पूछने लग गया था कि ये क्या देख रहे हैं जिसकी वजह से ये इतना सैड हो गया। हम दोबारा से उन दोनों की मेमोरी के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो वही माउंटेन देख रहे थे जिसके ऊपर वो केव थी। इस केव के अंदर चीफ हमेशा के लिए सो चुके थे। वो उनके फेस पर हाथ रखकर स्माइल करते हुए पूछता है कि तुम इतने सैड क्यों दिख रहे हो? इस पर चीफ सैडली उसका हाथ पकड़कर बोलते हैं, क्योंकि मैं कोल्ड हूँ, यहाँ पर बहुत ठंड है। अगले ही सीन में हम उसे यू की डेड बॉडी को पकड़कर रोता देखते हैं। हमेशा उन्हें ऐसे ही कभी ना खत्म होने वाले टेरिफाइंग ड्रीम्स आया करते थे। दिन इतने भयानक और कभी ना खत्म होने वाले नाइटमेयर्स के बीच अचानक से उन्हें वार्मथ की एक छोटी सी लहर फील हुई, जो कि उनकी पूरी बॉडी में पूरी तरह से फैल गई और इतनी ज्यादा वार्मथ हो गई जिस शो की वजह से अचानक ही उन्होंने अपनी आइज ओपन कर ली थी। अपने सामने छोटे यू को देखते हैं। ऐसा उसी की वजह से हुआ था, जिसे देखकर उन्होंने पूछा कि तुम कितने साल के हो? उसने बताया कि मैं 5 साल का हूँ। जब चीफ ने उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा तब उसने बताया कि मैंने उन्हें खो दिया है। उस केव में छोटे यू के पास बैठकर बस यही सोच रहे थे कि आखिर इसने दोबारा से मुझे कैसे ढूंढ लिया। हमारी लाइफ को तो बहुत ही ब्यूटीफुल होना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी लाइफ है, तो क्यों तुम दोबारा से मेरे पास वापस क्यों आ गए हो? मुझे तुम्हें खुद से दूर करना होगा। मैं अब भी सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। इसे विलेज छोड़ दूंगा ताकि ये वहाँ पर अपने पेरेंट्स को ढूंढ पाए। उसी तरफ छोटा यू रोक के साथ खेलते हुए अचानक ही जब उसे उठाने के लिए झुका तो वो देखते हैं उसकी बॉडी पर बहुत से मार के निशान थे। इसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गए कि क्या इस चाइल्ड को एक ऑर्डिनरी आफ्टर लाइफ नहीं मिली है, जैसा कि मुझे माउंटेन गॉड ने बोला था। देखते हैं कि कैसे यू के पेरेंट्स उसे काफ़ी तंग थे। वो उसे एक फॉरेस्ट में ले आए। कि मॉम उसे माउंटेन में खेलता देखकर पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर छोटा यू एक्साइटिंगली उन्हें बताता है कि ये देखिए, मैं इस पानी में से आपके लिए ये ज्वेल्स इकट्ठी कर रहा हूँ। मॉम, ये आपके लिए है। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा गोल्ड मिरर अपनी मॉम के सामने कर दिया था। इसे देखकर उसकी मॉम थोड़ा अनोइंगली बोलती है, ये कोई ज्वेल नहीं है, बस बोतल का टूटा हुआ ग्लास है। पानी में ज्यादा देर तक रहने की वजह से ये ऐसे ही गोल हो जाते हैं। जिस पर छोटा यू सोचने लग गया था कि लिक्योर और सोडा बोतल के ग्लास मोम एंड डैड इसे काफी ज्यादा पीते हैं और बोलता है, ठीक है मोम, मैं अभी इसे वापस फेंक दूंगा। पर मोम उसे ऐसा करने से मना कर देती है कि नहीं, मुझे ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं। तो क्या तुम मेरे लिए और ढूंढ कर लाओगे? सबसे अच्छे वाले ढूंढना। पर छोटा यू एक्साइटिंगली बोलता है, ठीक है मोम, मैं आपके लिए और भी ज्यादा ढूंढ कर लाऊंगा। बोलती हैं, यहाँ पर काफी गर्मी है, इसीलिए मैं और तुम्हारे डैड घर में तुम्हारा वेट करेंगे। तो ये ढूंढने के बाद तुम भी वहाँ पर आ जाना। तुम्हें पता है ना कि हमने घर कहाँ पार्क की है? जिस पर वो भी यस बोल देता है कि ठीक है, मैं खुद ही वापस आ जाऊंगा। ऐसे ही वो दोनों उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से चले गए। छोटा यू काफी देर तक वहाँ बैठा उनके लिए पानी में ग्लास ढूंढता रहा। चीफ ने अपनी पावर के थ्रू छोटे यू की सभी मेमोरीज देखी, जहाँ से उन्हें पता लगा कि लक खराब होने की वजह से इसे सबसे बुरे पेरेंट्स मिले थे। चाहे उनका ये हाल अपने बैड लक की वजह से हुआ हो या इस बच्चे के बैड लक की वजह से, दोनों ही सूरत में उन्होंने अपना पूरा गुस्सा इसी पर उतारा। वो इसे भूखा रखते और बहुत बुरी तरह से मारते।
छोटी सी बोरी के इतना कुछ बर्दाश्त करने पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। बैड लक की वजह से उसका कोई फ्रेंड नहीं था और ना ही किसी नेबर ने उसकी हेल्प की। अगर कोई फ्रेंड बन ही जाता तो इतनी ज़्यादा बैड लक की वजह से उसे कुछ ना कुछ हो जाता था, यानी कि उसका कोई भी नहीं था और वो बिल्कुल अकेला ऐसे ही बिना किसी की सपोर्ट के अपनी लाइफ गुजारता आया है। ने उसके आफ्टर लाइफ के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था। ये रियलाइज करके इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें ये देखना पड़ रहा है, वो तो वहीं पर बुरी तरह से रोने लग गए थे। क्या माउंटेन गॉड ने मुझसे झूठ बोला था? कहीं ये भी मेरी पनिशमेंट का कोई हिस्सा तो नहीं? मैं ऐसे बुरी तरह से रोता देखकर छोटे यू ने तो अपने छोटे छोटे आर्म्स के साथ उन्हें हक कर लिया और पूछता है, मास्टर क्या आप ठीक हैं? दफ़ा मैंने एक छोटे बच्चे को प्लेग्राउंड में रोते हुए देखा था। जब उसकी मॉम ने उसे ऐसे हक किया तो उसे बेटर फील होने लग गया और साथ ही वो चुप भी हो गया था। ये सुनकर चीफ को तो और भी बुरा लगने लग गया और वो जोर जोर से रोने लग जाते हैं। छोटे यू ने वो सब कुछ किया जो भी वो उन्हें चुप करवाने के लिए कर सकता था। ने हक किया, ऑकवर्डली बेड पर बेड भी किया और साथ ही अपने छोटे छोटे हाथों से उनकी टीयर्स भी साफ करने लगा। जब फाइनली वो शांत हुए तो शायद उन्हें भी रिलीफ फील हुआ होगा, जिसकी वजह से वो उनके आर्म में ही सो गया था। वहाँ पर चीफ ने उसे सोता देखकर कसम खाई कि मैं हर हाल में इस छोटे बच्चे की लाइफ पूरी तरह से ठीक करके रहूंगा। ये उन्हें सुबह हो गई। जैसे ही छोटे यू की आइज ओपन होती है तो वो खुद को चीफ की गोद में देख के काफी ज्यादा चौंक गया और जल्दी से उनसे दूर हटते हुए माफी मांगने लग जाता है कि मुझे काफी नींद आ रही थी, मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब सो गया था। इसके ऐसे रिएक्शन पर चीफ सोचने लग गए कि ये मुझसे माफी क्यों मांग रहा है और साथ ही उसके सर पर बैठ करते हैं। इनके ऐसा करने पर छोटे यू को काफी अच्छा लगा था। में चीफ को याद आता है कि ह्यूमंस तो दिन में 3 बार खाना खाते हैं और साथ ही स्नैक्स भी। पर वो वहाँ से उठकर खाना लेने जाने लगे थे। यू उन्हें जाते देखकर पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो? चीफ बोलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाने, तो मेरा यहीं पर वेट करना। यू बोलता है कि मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। ये बोलते हुए जैसे ही वो उठने लगा था तो उसे पैर में काफी ज्यादा पेन होती है। इस पर चीफ जल्दी से उसे चेक करने लग गए। पैर पर ना ही तो कोई चोट थी और ना ही वो टूटा था, लेकिन फिर भी उसे ट्रीटमेंट की जरूरत थी। इस पर वो फौरन ही उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगे कि चलो सबसे पहले तुम्हारे वोंड को ट्रीट करते हैं। छोटे यू को चीफ से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसने जोर से उन्हें हक कर लिया। माउंटेन से उसे फ्रूट तोड़ कर देते हैं। इतने ज्यादा फ्रूट्स देखकर छोटे यू की आइज तो चमकने लग गई थी। फिर हम उन दोनों को नदी के पास बैठा देखते हैं, जहाँ पर चीफ ने उसके पैर को अच्छे से वॉश किया और अपनी बॉडी से कुछ क्लोथ उतारते हुए उसे कवर कर देते हैं। उनके पास कोई और चीज नहीं थी, इसीलिए उन्हें जो मिला वही यूज कर लिया, क्योंकि ये क्लोथ चीफ से अलग होते ही थोड़ी ही देर में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसा करते हुए वो बस यही सोच रहे थे कि जब मुझे चोट लगी थी तब यूचिवोल ने मुझे काफी अच्छे से ट्रीट किया था। इतने में वो उसे पूछते हैं, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? छोटा यू बोलता है, क्या आप मेरे साथ नहीं खाने वाले? पर चीफ बोलते हैं, मुझे नहीं पता फूड का टेस्ट कैसा होता है और न ही मुझे ये खाने की ज़रूरत है। वैसे भी मैं ये सब कुछ बस तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। पर वो भी अब क्यूटली खाने लग जाता है। खाते हुए उसने चीफ से बोला कि मास्टर, क्या खाना खाने के बाद मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मेरी मॉम ने बोला था कि वो कार भी मेरे वापस आने का वेट करेंगी। आपको पता है कि इस माउंटेन से नीचे कैसे जाना है? अगर बस आप मुझे यही बता दो तो मैं खुद ही वापस चला जाऊंगा। फिर जी बोलते हैं, अगर तुम चले भी जाते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ पर नहीं होंगे। इसे सुनकर छोटा यू काफी ज्यादा चौंक गया और सैडली बोलने लग जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बोला था कि वो मेरे वापस आने का वेट करेंगी। बोलते हैं, तुम भी इस बारे में अच्छे से जानते हो कि वो पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। जिसे सुनकर छोटा यू पूरी तरह से रोने लग गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच थी। जी बोलते हैं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा कि स्टोन ढूंढने में तुम्हें काफी देर लग रही थी और न ही इस वजह से कि तुम एक बुरे बच्चे हो जिससे नफरत की जाए। और तुम इस वजह से रो रहे हो तो प्लीज चुप कर जाओ। लेकिन छोटा यू तो ये सब कुछ सुनकर भी चुप नहीं करता, उल्टा और भी ज्यादा रोने लग गया था।
पर चीफ उसे हग करके कंसोल करने लग जाते हैं। सही एक दिन और गुजर गया। वो दोनों केव में बैठे थे। चीफ उसके खाने की चीजें देखकर सोचते हैं फूड इसे अच्छे से ग्रो करने के लिए काफी नहीं है। मुझे मदद चाहिए और सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा इसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। ये सब कुछ मुझे माउंटेन गोट ही बता सकता है, इसीलिए मुझे उसी के पास ही जाना चाहिए और साथ ही उन फ्रूट्स में से कुछ फ्रूट्स उठा लेते हैं ताकि वो माउंटेन गोट को सफरिंग्स देख पाए। ज़्यादा देखकर छोटा यूं जल्दी से पूछने लग गया कि आप कहाँ जा रहे हो। ये बताते हैं मुझे किसी से मिलना है तो मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, मेरा यहीं पर वेट करना। पर छोटा यूं बोलता है तो आप कब वापस आओगे, क्या मैं आपके साथ नहीं आ सकता। पर चीफ उसे अपने साथ आने से मना कर देते हैं, ये बोलते हुए कि ये माउंटेन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। पर वो काफ़ी ज़्यादा सैडली आहिस्ता से बोलता है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। पर चीफ बोलते हैं मैं इस केव में काफ़ी देर तक रहा हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, यहाँ पर जंगली जानवर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर फिर भी तुम काफ़ी ज़्यादा वर्ड हो तो देख लेना, जब तक ये सनलाइट केव के इस एरिया तक पहुँचेगी तब तक मैं वापस आ जाऊँगा। तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं हर हाल में इसे पूरा भी करूँगा। उससे पूछते हैं तो क्या तब तक के लिए तुम मेरे वापस आने का वेट करोगे। इस पर उसे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसने यस बोल दिया था। इसके बाद हम चीफ को देखते हैं जो कि अपनी स्नेक फॉर्म में उस माउंटेन में घूमते हुए माउंटेन गोड को ढूंढ रहे थे। घूमते हुए वो सोच रहे थे कि आखिर मुझे वहाँ पर रहते हुए कितने साल गुजर गए हैं। मेरा माइंड ब्लैंक होने की वजह से मैं तो वहीं पर फ्रीज हो गया था। तब तक मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मेरी शैडो दोबारा से मूव करने लग गई और अचानक से ही मैं स्नेक फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में बदल गया। हर पेड़ पर चढ़कर सभी स्क्विरल्स को चेक कर रहे थे जिनमें कोई भी माउंटेन गोट नहीं था। जब उन्हें वो कहीं नहीं मिलते तो वो वापस आने का सोचते हैं कि जरूर ही वो बच्चा मेरे वापस आने का वेट कर रहा होगा, उसे अपने पेरेंट्स चाहिए। ये वर्ड पहले से इवॉल्व हो चुकी है। दूसरी तरफ मैं पावरलेस हो गया हूँ। सब सोचते हुए वो जैसे ही केव के पास आए तो देखते हैं छोटा यूं वहाँ बैठकर रो रहा था। अपने सामने देखते ही वो तो दौड़ते हुए जाकर उन्हें हक कर लेता है। चीफ उसके लिए कुछ तो करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि रात को वो माउंटेन से नीचे जाएंगे। वो यू के लिए क्लोथ्स और कुछ खाने को ला सके और साथ ही थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। उन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए उसे गहरी नींद में सुला दिया कि आधी रात को उठने के बाद जब उसे अपने पास कोई नजर ना आए तो उसे डरा हुआ और अकेला फील ना हो। माउंटेन से नीचे जाते हुए वो बस यही होप कर रहे थे कि वर्ड ज़्यादा चेंज ना हुई हो और मैं इसीलिए उसमें घुल मिल जाऊं, लेकिन शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अभी भी उनका पूरा ध्यान यू पर ही था। वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्ड थे कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए और जल्दी जल्दी से वहाँ से नीचे उतरने लगे ताकि सनराइज होने से पहले वापस आ पाए। इतने में उन्हें एक ओरा फील हुआ जो कि उन्हें काफ़ी अनईजी लग रहा था, जिस पर वो उसे चेक करना चाहते थे कि ये क्या है। ये ओरा माउंटेन गोट के ओरा से बिल्कुल डिफरेंट था, जिसकी वजह से उन्हें यू की और भी फिक्र होने लग गई। जैसे ही वो उस ओरा को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँचे तो देखते हैं वहाँ पर तो एक पर्सन था जो कि उन्हें देखकर स्माइल करते हुए बोलता है, वाओ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इतनी रात को इस माउंटेन में कोई होगा भी। तुम्हारे क्लोथ्स काफ़ी यूनिक लग रहे हैं, वैसे तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये बोलते हैं मैं इसी माउंटेन में रहता हूँ। पर वो बोलता है क्या सच में कोई ऐसा भी है जो कि इस माउंटेन में ऐसे रहता होगा। फिर मैं थोड़ी देर और रुक जाता तो शायद। ये बोलते हुए उसकी आइज बिल्कुल डार्क होने लग गई थी। देखते हैं वो पर्सन एक स्पिरिट था जिसकी डेड बॉडी वहीं पास ही पड़ी थी। देखकर चीफ सोचने लग जाते हैं ये तो एक स्पिरिट है, लगता है इसकी मौत कुछ देर पहले ही हुई है। इस टाइमलाइन के बारे में इसे माउंटेन गोड से कहीं ज़्यादा पता होगा। अगर मैं ऐसे ही इससे बात करता रहा तो शायद ये मुझे सब कुछ बता ही दे। पूछता है ये रास्ता काफ़ी अजीब है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये बताते हैं मैं कुछ खाना लेने नीचे विलेज जा रहा था, जब मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ तो मैं यहाँ पर आ गया। कि मुझे विलेज का वर्ड सुनकर वो स्पिरिट तो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया कि आजकल ये वर्ड कौन यूज़ करता है। पूछते हैं अगर मैं इन्हीं कपड़ों में विलेज चला गया तो क्या मैं अजीब लगूंगा। स्पिरिट बोलता है ऑफ कोर्स, वैसे क्या तुम बस माउंटेन में ही पैदा हुए और यहीं पर बड़े हुए हो। लेकिन चीफ तो पूछते हैं अगर मैं रात को भी आऊँ तो क्या तब भी अजीब लगेगा।
बोलता है रात को तो लोग और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि तुम कोई ग्रीम रिपर हो। लेकिन जहाँ पर तुम रहते थे वहाँ पर कुछ खाने को नहीं है क्या? मुझे लगा कि तुम इन्हीं माउंटेन्स में रहते हो। बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उस बच्चे के लिए खाने को कुछ नहीं है। सोचने लग गए कि एक स्पिरिट होने के बावजूद भी इसे बात करना काफ़ी ईजी है। कल का नाम सुनकर स्पिरिट तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। चीफ बताते हैं इस माउंटेन में उस बच्चे के खाने के लिए कुछ भी नहीं है जिससे वो अच्छे से ग्रो हो पाए। स्पिरिट पूछता है तो वो कितने साल का है? चीफ ने उसे बता दिया वो 5 साल का है। जिसे सुनते ही स्पिरिट को अचानक से कुछ होने लग गया और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब में बोलने लग गया कि मेरा बेटा भी 5 साल का ही है, अब मैं क्या करूं? मेरा प्लान था कि मैं अपने बेटे के साथ हाइकिंग पर आऊँगा, लेकिन वो गहरी नींद में सो रहा था जिसकी वजह से मैं उसे सोता छोड़कर यहाँ अकेला आ गया। क्यों? आखिर मैं यहाँ पर अकेला क्यों ही आया हूँ और अकेला इस माउंटेन को चढ़ने का क्यों सोचने लगा? मेरी वजह से मेरी वाइफ की किस्मत काफ़ी खराब हो गई, लेकिन अब हमारा एक बेटा है और सभी चीज़ें अच्छे से चलने लगी थी। मेरा बेटा भी 5 साल का ही है, बस 5 साल का। ये मैन एक स्पिरिट बन चुका था और बस इसीलिए यहाँ से नहीं जा पाया क्योंकि उसे अपने बच्चे की फिक्र थी। स्पिरिट का ऐसे पैनिक स्टेज में जाना बिल्कुल नॉर्मल है, को ये अच्छे से पता था, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा करके बहुत बुरा लगा जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी हो। साथ ही वो वहाँ से जाने लगे कि मुझे बहुत कुछ करना है, मैं यहाँ ऐसे ही खड़ा नहीं रह सकता। उन्हें ऐसे वहाँ से जाता देखकर स्पिरिट उन्हें रोकता है कि मेरा बैग भी अपने साथ लेते जाओ। ने बोला था तुम्हारा बच्चा भूखा है तो ये चीज़ें ले जाकर उसे खिला देना। बैग स्पिरिट ने उन्हें दिया, उसमें बहुत सी यूजफुल चीज़ें, खाना और एक ब्लैंकेट भी थी। वहाँ से उन्हें एक लाइटर भी मिला जिससे वो आग जला पाते। इसे देखकर वो तो सोचने लग गए थे कि अगर मैं आग जला पाया तो शायद मैं इसके लिए खाने को कुछ बना लूँगा। उसे बोलते हैं खाने के बाद हम तुम्हारा वॉन्ड क्लीन करने जाएंगे क्योंकि बैग में कुछ मेडिसिन भी थी। जब वो वॉन्ड को अच्छे से ट्रीट करने के बाद वहाँ से वापस आ रहे थे तो रास्ते में यू एक बर्ड देखता है। इसे देखकर उसने फौरन ही बर्ड के बारे में चीफ को बताया। इस पर चीफ केयरफुली उसे एक साइड पर बिठाकर फौरन ही अपनी स्नेक फॉर्म में चेंज होकर उसे पकड़ने चले गए। ही देर में उन्होंने वो बर्ड पकड़ ली थी और दोबारा से अपनी ह्यूमन फॉर्म में चेंज होकर उसे उठाए वहाँ से जाने लगे और बोलते हैं कि मैं जाने के बाद मैं इसे तुम्हारे लिए कुक करूँगा। मैंने सुना था कि बच्चों को ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। फिर हम उन्हें केव में देखते हैं जहाँ पर चीफ ने चिकन को अच्छे से कुक कर दिया था। टायू उसे खा तो रहा था लेकिन उसके फेस से ऐसा फील नहीं हो रहा था जैसे कि उसे ये अच्छा लगा हो। इसे देखकर चीफ सोचते हैं अगर इसे ये अच्छा नहीं लगा तो नेक्स्ट टाइम मैं इसके लिए कुछ और पकड़ कर लाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ तो यू के मन में यही चल रहा था ये बर्ड कितना प्रीटी था और हम इसे खा रहे हैं। उन्होंने अपना मील फिनिश कर लिया तो चीफ वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन इस बार वो ज़्यादा एंग्जियस नहीं हुआ था इसीलिए कि अब वो चीफ पर बिलीव करने लग गया है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। लेकिन फिर भी वो जल्दी वापस आने का सोचकर वहाँ से चले गए। बार वो माउंटेन से जाने के बजाय एक नदी से जाने का सोचते हैं और फौरन ही अपनी स्नेक फॉर्म में कन्वर्ट होकर पानी में चले गए। वो उस स्पिरिट की बात याद करते हैं जहाँ पर उसने बैग देते हुए चीफ से बोला था कि क्या तुम मेरे बेटे के लिए न्यू पेरेंट्स ढूंढ सकते हो, बस तुम उसे एक ऑर्फनेज छोड़ देना। और साथ ही बिल्कुल पहले की तरह पैनिक करने लग गया कि नहीं नहीं मेरा बेटा ऑर्फनेज नहीं जाएगा, मेरी वाइफ स्ट्रॉन्ग है, वो ये हैंडल कर लेगी। यहाँ से चीफ को ऑर्फनेज के बारे में पता चला था। चीफ नदी के रास्ते तैरते हुए सिटी तक पहुँच गए और देखते हैं वहाँ पर सब कुछ ही चेंज हो चुका था। दूसरी तरफ यू केव में लेटा सोच रहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सका, आज भी मैं उनसे ये नहीं पूछ पाया कि वो मेरी टेक केयर क्यों कर रहे हैं और अगर उन्हें ऐसा करने से कोई परेशानी नहीं तो मैं यहीं पर रहूँगा। मैं डर रहा हूँ अगर मैंने उनसे कुछ पूछा तो मुझे उनसे आंसर सुनना पड़ेगा। असल में मुझे यहाँ पर अकेले रहने में डर लगता है। ये सब सोचते हुए वो रोने लग गया और रोते हुए उसे ब्लैंकेट के अंदर छुप जाता है। दूसरी तरफ चीफ तो सिटी के अंदर एक साइड पर लगे ग्रास के अंदर छुप कर काफी गौर से सभी लोगों को देख रहे थे। बस शोर ही शोर था लोगों का और गाड़ियों का। छोटे छोटे रोड्स और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी लोगों से भरी हुई थी। ऐसे ही वो इधर उधर घूमकर लोगों को ऑब्जर्व करने लगे। टाइम के साथ साथ वो
नॉइस से यूज टू हो गए और उन्होंने अच्छी तरह से दूसरों को अंडरस्टैंड कर लिया। ये सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। उन्होंने कोशिश की थी कि इस वर्ड को छोड़कर वो पूरी तरह से पीछे हट जाएं। लेकिन जब उन्होंने बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पीली स्माइल करते देखा तो यू का ख्याल मन में आने से वो वहीं पर रुक गए और उन्हें दूसरा डिसीजन चूज करना पड़ा। उन्हें हर हाल में इस अजीब वर्ड का हिस्सा बनना ही होगा। सनसेट होने के बाद भी ये पूरे वर्ड बिल्कुल दिन की तरह ही ब्राइट है। एक दिन उन्हें बड़ी सी स्क्रीन पर एक सूट का एडवर्टाइजमेंट दिखा जिसे देखकर वो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था और अगले ही पल वो उसे ट्राई भी करते हैं। पर उन्होंने अपने हेयर्स कट कर लिए जैसा कि उन्हें यूनिक करने का बोला था और सूट पहनकर तो वो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे थे। और इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।